जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12 का भारत, लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 4 मानव बस्तियां पढ़ेंगे। बच्चों, हम जहाँ पे भी एक समूह में रहते हैं वह बस्ती कहलाती है। भूगोल में भी मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है और इस उद्देश्य के लिए या मकान या अन्य इमारत का निर्माण करते हैं, उसे हम बस्ती कहते हैं। इसमें आर्थिक पोषण के आधार पर कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व होता है। बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के और उनके संसाधन के आधार के रूप में एक क्षेत्र सम्मिलित रहता है। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। परिसर में एक पल्ली को लेकर महानगर तक होता है, मतलब एक गांव में एक छोटे से पल्ली, छोटे से मोहल्ले से लेके महानगर तक की वस्तुएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। आपके साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सीमा की संरचना इसमें बदलती जाती है। साथ ही बदलते जाते हैं पारिस्थितिकी और औद्योगिकी संरचना। बस्तियां छोटी और विरल रूप में बड़ी और संकुचित अव्यवस्थित हो सकती है। विरल व अव्यवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, उसे हम गांव कहते हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीय या तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, उन्हें हम बस्तियां कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां आधारभूत अंतर है। उनमें जो अंतर है वो हम ये देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों का अपने जीवन का पोषण और आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित प्राथमिक क्रियाओं से कर्म करके ये अपना कार्य चलाते हैं, जबकि नगरीय बस्तियां में कच्चे माल का बहुत महत्व होता है और वह तैयार माल विनिर्माण के रूप में या सेवाओं पर तैयार करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि से नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड और न केवल नगर निवासियों बल्कि अपने पाश्चात्य भूमि की ग्रामीण बस्तियों में भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन, संचार और परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक और अभिवृद्धि दृष्टिकोण से हमें अलग अलग दिखाई देती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त एक समूह अथवा गुत्ती गांव के विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी होती है। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला भौतिक लक्षण कि वह भाग किस प्रकार की प्रकृति का है, कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर जल की उपलब्धता या पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। एक जाति और एक धर्म के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियां और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को हम 4 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग है गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियां। दूसरी है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। तीसरी है पल्लीकृत और दूर दूर बसी बस्तियां। चौथी है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां, जहां पर घरों की संख्या या झोपड़ियों की संख्या कम होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे गुच्छित बस्तियां। गुच्छित ग्रामीण बस्तियां में घरों का एक संकुल होता है और उस संकुल में कुछ घर होते हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है।
संकुलित निर्मित क्षेत्र और उसकी मध्यवर्तीय गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय रेखीय इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से समूह गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग से समूह बस्तियों को अनिवार्य बना दिया जाता है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ परिक्षिप्त बस्ती में के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े गांव के अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के लोग केंद्रीय भाग पर अधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में रहते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। पल्ली बस्तियां, कई बार पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सबका नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। और बच्चों इन शब्दों का अच्छे से उपयोग करके और याद रखिए, क्योंकि ये खालिस्तान में मैच द फॉलोइंग में एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें ज़रूर पूछा जा सकता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां, भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियाँ अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विशेषण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का ये प्रकार पाया जाता है। नगरीय बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः समूह और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियाँ अनेक प्रकार की अकृषि, आर्थिक, प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में आए थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक उतार चढ़ाव से भरा ये विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा आधुनिक नगर। प्राचीन नगर, भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, जिसे अब इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र जो पटना है, मदुरई देश के प्राचीन नगरों में इसके कुछ उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगर, वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों
और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ये किला नगर या जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों से पर हुआ है, ऐसे नगरों में है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। अंग्रेजों के बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो मुंबई पहले बम्बई था, चेन्नई जो मद्रास कहलाता था और कोलकाता जो कलकत्ता कहलाता था, पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अपनी प्रभाविता के प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को भी विकसित किया। उसमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ, जिनका सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा उदाहरण है जमशेदपुर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में हमारे सामने आए, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर इत्यादि, और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे आकार के नगरों का विकास हुआ। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई। जनसंख्या आकार के आधार नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। 1 लाख नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। एक नगरीय संकुल निम्नलिखित संयोजकों को हम समावेश करते हैं। पहला, एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध। दूसरा, बहिर्बद्ध के सहित अथवा रहित 2 स्पर्शी नगर। तीसरा, एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक स्पर्शीय प्रसार नगर का निर्माण। नगरीय बहिर्बद्ध के उदाहरण गांव अथवा शहर या नगर से संलग्न गांवों की राजस्व सीमा में अवस्थित रेलवे कॉलोनियाँ, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी इत्यादि आते हैं। भारत के 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर है। इनमें से 6 मेगानगर है, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक नगरीय जनसंख्या इन मेगानगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के वृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगानगर है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए ही जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा,
फरीदाबाद की पीतल के बर्तन, कोल्हापुर की चप्पल, हरियाणा की चादर, ये उनको उनकी विशिष्टता के आधार पर जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक कार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर हम इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्रशासन, शहर और नगर। उच्चतर क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। औद्योगिक नगर, मुंबई, सैलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये औद्योगिक नगर कहलाते हैं। परिवहन नगर, ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोचिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि। अथवा आंतरिक पुरियाँ जैसे धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी, ऐसे भी नगर हो सकते हैं। वाणिज्यिक नगर, व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ नगर इसी के उदाहरण है। खनन नगर, ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। गैरिसन या छावनी नगर, इन नगरों का उदय नगरों के रूप में होता है या इन्हें गैरिसन नगर भी कहा जाता है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र का ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। शैक्षणिक नगर, मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। पर्यटन नगर, नैनीताल, मंसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडमंगडलम, ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनकी गतिशील स्वभाव के कारण उनके कार्यों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। विशेषकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष कार्य के लिए वर्गीकृत करना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि भारत के बहुत सारे नगर अपने विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके आकार के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनकी भौगोलिक संरचना के आधार पर। बच्चों, हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आप इसके लिए एक परियोजना कार्य बनाकर एक विकसित नगरों की सूची बना सकते हैं तथा अपनी कक्षा अध्यापिका को उससे अवगत करा सकते हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमारा समाप्त होता है बच्चों, और हम आगे पढ़ेंगे। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन कार्य निरंतर जारी रखें। जय हिंद।